हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की क्लास में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे व्यतिकरण की बात कर रहे थे। अपना टॉपिक चल रहा था व्यतिकरण। क्या चल रहा था? व्यतिकरण चल रहा था। मैंने आपको व्यतिकरण के बारे में बताया। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? व्यतिकरण होता है भैया दो प्रकार का। ठीक है, होता क्या है कि जब समान आवृत्ति लगभग समान आयाम की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में संचित होती हैं और संचित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, मतलब मिलती हैं। तो कहीं तो तीव्रता प्राप्त होती है अधिकतम, जहाँ समान कला में मिलती है वहाँ तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। समकोषी व्यतिकरण होता है। कौन सा होता है? समकोषी व्यतिकरण होता है। तीव्रता अधिकतम और आयाम भी क्या होता है? अधिकतम होता है। और जहाँ विपरीत कला में मिलती है वहाँ पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, लगभग शून्य के बराबर प्राप्त होती है। लगभग क्या प्राप्त होती है? शून्य के बराबर प्राप्त होती है। और वहाँ पे जो व्यतिकरण होता है वो व्यतिकरण होता है विनाश। कौन सा होता है? डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। समझ बात? यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से आगे हम बात करने वाले हैं। तो एक सवाल है कि ये पूछा जाता है कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। समझना? व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। मतलब बात ये है कि समकोषी व्यतिकरण कब होगा और विनाशी व्यतिकरण कब होगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब समकोषी होता है और कब क्या होता है? विनाशी होता है। समझना? ठीक है, तो कब समकोषी होगा, कब विनाशी होगा, तो उसके लिए हम कंडीशन, कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि आपका समकोषी व्यतिकरण हो या फिर विनाशी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं और आपकी हेडिंग है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। ठीक है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। तो पहला इसमें पॉइंट डाल लेते हैं, पहले हेडिंग डाल लेते हैं व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों में दो प्रकार की व्यतिकरण। तो पहले समकोषी व्यतिकरण। तो पहले हेडिंग डाली समकोषी। आपको केवल लिखना है समकोषी व्यतिकरण। समकोषी व्यतिकरण के आपको लिखना है केवल समकोषी व्यतिकरण के। समकोषी व्यतिकरण आप हेडिंग डालें, समकोषी हेडिंग डालें व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें और उसमें लिखिए समकोषी व्यतिकरण के। तो समकोषी व्यतिकरण के लिए पहली जो नेसेसरी कंडीशन है वो है, वो है आपकी कि जो कलांतर होता है फाई। कलांतर क्या होता है? फाई। ठीक है, कलांतर होता है वो हमेशा, कलांतर मतलब डेल्टा फाई। कलांतर डेल्टा फाई किसका समगुणज होना चाहिए? कलांतर डेल्टा फाई पाई का, किसका? पाई का समगुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाई का समगुणज होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन हम लिख लेते हैं कि कलांतर मतलब डेल्टा फाई। कलांतर डेल्टा फाई पाई का सम गुणज होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कलांतर है वो कलांतर डेल्टा फाई किसका समगुणज होना चाहिए? कलांतर डेल्टा फाई पाई का समगुणज होना चाहिए। अब होना कितना चाहिए? तो देखो, डेल्टा फाई बराबर में 0, 2 पाई हो, ठीक है, 4 पाई हो, ठीक है, समगुणज है 6 पाई हो, डॉट 2n पाई हो। क्या हो? 2n पाई। सही बात? ठीक है, n बराबर आप रख सकते हैं। तो n बराबर में क्योंकि n बराबर 0, 1, 2 डॉट 0 रखेंगे यहाँ n का मान, तो क्या आ जाएगा? कलांतर 0। 1 रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 पाई आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 पाई आ जाएगा। तो पहली कंडीशन आपको पता चली
कि कलांतर क्या होना चाहिए, पाई का समगुणज होना चाहिए। ठीक है, अब पथांतर क्या होना चाहिए, पथांतर क्या होना चाहिए, ये तो आपका कलांतर था। पथांतर कलांतर पाई का क्या होना चाहिए, समगुणज होना चाहिए। अब पथांतर, पथांतर होता है डेल, पथांतर को व्यक्त करते हैं डेल से, किसे व्यक्त करते हैं, डेल से व्यक्त करते हैं पथांतर। पथांतर लेमड़ा का एन गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट पथांतर, पथांतर और पथांतर होता है डेल, क्या होता है, डेल से व्यक्त करते हैं, किसे व्यक्त करते हैं पथांतर को, डेल। पथांतर डेल लेमड़ा का, ये लेमड़ा एन गुणज होना चाहिए। समझ में एक बार, लेमड़ा क्या होना चाहिए, एन गुणज होना चाहिए। ठीक है, अब होना कितना चाहिए, तो डीएल बराबर, तो डीएल पथांतर बराबर कितना होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए लेमड़ा हो, ठीक है, 2 लेमड़ा हो, ठीक है, 3 लेमड़ा हो, 4 लेमड़ा हो, डॉट एन लेमड़ा कितना होना चाहिए, एन लेमड़ा होना चाहिए। और एन बराबर में आपको पता है कितना रखेंगे, 0 1 2 2। ठीक है, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 रखेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहले यहाँ एक 0 लिख लेना, यहाँ लेमड़ा और यहाँ 0। ठीक है, 0 हो, लेमड़ा हो, 2 लेमड़ा हो, 3 लेमड़ा हो, 4 लेमड़ा हो, डॉट के एन लेमड़ा क्या हो, एन लेमड़ा। यदि ये दोनों कंडीशन आपके पास हैं, यदि दोनों कंडीशन आपके पास ये हैं, तो कौन सा व्यक्तिकरण होगा, समकोषी व्यक्तिकरण होगा। फटाफट दोनों कंडीशन उतारो, जल्दी दोनों कंडीशन उतारो बेटा। हाँ, ये आपने निकाल लिया। अब विनाशी की बात कर लेते हैं। विनाश, अब विनाशी व्यक्तिकरण का वो ये भी देख लेते हैं। विनाश बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। विनाश, विनाशी व्यक्तिकरण के, तो विनाशी व्यक्तिकरण में जो कलांतर है भाई, विनाशी व्यक्तिकरण में कलांतर फाई है, वो पाई का विषम गुणज होना चाहिए। कितना होना चाहिए, पाई का उसमें समगुणज, और इसमें क्या होता है, विषम गुणज होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, पहला पॉइंट तो कलांतर, और ये जहाँ कलांतर पाई क्या होना चाहिए, पाई का विषम गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाई का विषम गुणज होना चाहिए। पहला अब कितना होना चाहिए, पाई बराबर में पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, ठीक है, 7 पाई हो, ठीक है, 2 2 प्लस में 1 और पाई। अब एन बराबर रख लेंगे, एन बराबर क्या होता है, 0 1 2 2। बेटा 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखा, ठीक है, एन बराबर तो 0 पाई आएगा, क्या आएगा, पाई। 1 रखा तो 2 गुणा 1 प्लस 1, 2 गुणा 1 2 प्लस 1 3 पाई, ऐसे ही 5 पाई, और यहाँ रखेंगे तो 6 7 पाई आ जाएगा, 3 रखेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब बात करते हैं पथांतर, इसकी बात करते हैं पथांतर। पथांतर क्या होना चाहिए, पथांतर होना चाहिए, पथांतर क्या होना चाहिए, पथांतर होना चाहिए आपका λ/2 का विषम गुणज। ठीक है, तो पथांतर की बात कर लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसमें पथांतर, λ/2 का विषम गुणज क्या होना चाहिए, विषम गुणज होना चाहिए। समझ में आई होगी आराम से। विषम गुणज का मतलब λ/2, ठीक है, 3 λ/2, तो देखो ये λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 2 2n + 1 λ/2। कोई दिक्कत नहीं है, n बराबर में 0 1 2 2
जीरो रखा तो यहाँ पूरा ये जीरो होगा, λ/2 गुणा करेंगे तो क्या आएगा λ/2, ये रखेंगे तो 2 गुणा 1 2 प्लस 1 3 3 3 λ/2 ऐसे 5 λ/2 डॉट 2n प्लस 1 λ/2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं, इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं कि आवश्यक शर्त। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिकरण में हम आगे बढ़ते हैं, तो आप फटाफट इसको नोट करो, फटाफट इसको आप नोट करो। हाँ, स्पष्ट व्यक्तिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने की समस्या। अब स्पष्ट व्यक्तिकरण कब होगा? स्पष्ट व्यक्तिकरण प्राप्त करने की समस्या, समकोशी विनाश था। यदि आपको स्पष्ट व्यक्तिकरण प्रतिरूप प्राप्त करना है, प्रतिरूप मतलब देखना है, व्यक्तिकरण प्रतिरूप देखना है, ठीक है, स्पष्ट देखना है कि हमको कैसे व्यक्तिकरण हो रहा है, समकोशी हो रहा है या विनाशी हो रहा है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो उनके लिए क्या कंडीशन है, तो देखो अभी हमें स्पष्ट व्यक्तिकरण प्राप्त करने की शर्त, स्पष्ट व्यक्तिकरण प्रतिरूप प्राप्त करें, प्रतिरूप प्राप्त करने की शर्त। अब यहां हम बात कर लेते हैं स्पष्ट व्यक्तिकरण प्राप्त करने की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली शर्त कि व्यक्तिकरण, आप यदि व्यक्तिकरण प्रतिरूप आपको अच्छा देखना है, अच्छा व्यक्तिकरण प्रतिरूप देखना है, मतलब आप देख रहे हैं समकोशी हो या विनाशी हो, लेकिन स्पष्ट दिखे कि हम यूँ पता चल जाए कि समकोशी हुआ है, मतलब काला बिंदु प्राप्त हुआ है। ठीक है, विनाशी में काला बिंदु प्राप्त होता है और समकोशी में चमकीला बिंदु प्राप्त। तो दोनों कला संबद्ध, दोनों जो स्रोत होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कैसे होनी चाहिए? कला संबद्ध। पहला, दोनों ऐसे नहीं, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। पहला, प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए? कला संबद्ध होने चाहिए। ठीक है, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। दूसरा प्रकाश स्रोतों से जो तरंगें निकल रही हैं, ठीक है, प्रकाश स्रोतों से जो तरंगें निकल रही हैं उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। ठीक है, प्रकाश स्रोतों से प्राप्त तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। ये पॉइंट होनी चाहिए। आवृत्ति तभी स्पष्ट होगा व्यक्तिगत, जब आवृत्ति क्या होगी? समान होगी, दोनों प्रकाश स्रोत से जो तरंगें निकल रही है। ऐसा मैं बताइए। दूसरा, तीसरा प्रकाश स्रोतों से प्राप्त तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए। आयाम भी क्या होने चाहिए? समान होने
चौथा, प्रकाश एक वर्णीय होना चाहिए। प्रकाश एक वर्णीय, एक वर्णीय मतलब एक ही रंग का होना चाहिए, एक वर्णीय होना चाहिए। प्रकाश का समझिए एक वर्णीय होना चाहिए। ये क्यों है? अब यहां बात करते हैं कि प्रकाश एक वर्णीय ही क्यों लिया है, समझना? ठीक है। अरे एक बात है, यदि आयाम समान होंगे, आयाम समान होंगे, कौन सा आयाम समान होंगे, तो आयाम समान होने से क्या होगा? आयाम समान होने पे जो व्यतिकरण प्रतिरूप की जो बिंदु बनेंगे, जो फ्रिंजें बनेंगी, जो पट्टिकाएं प्राप्त होंगी चमकीली और काली, और उनमें जो विपर्यास होगा, विपर्यास, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, एक शब्द है कॉन्ट्रास्ट, याद सुना होगा ये सब। तो मोबाइल में आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हो ना, कॉन्ट्रास्ट में चमक बढ़ाते हो ना, ठीक है। तो जब लगभग समान आयाम होंगे, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जब समान आयाम होंगे तो इससे फायदा क्या है? जो फ्रिंजें प्राप्त होंगी, जो प्रतिकरण में जो बिंदु प्राप्त होंगे, उनका कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा। विपर्यास क्या कहते हैं इसे? विपर्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? विपर्यास कहते हैं। विपर्यास अच्छा होगा मतलब चमकीला है तो बिल्कुल चमकीला दिखाई देगा, और डार्क है तो काला है तो बिल्कुल काला बिल्कुल दिखाई देगा, पता चल जाएगा काला है तो विनाश व्यतिकरण हुआ है, और बिल्कुल चमकीला है तो क्या हुआ है? संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए आयाम लगभग क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समझ लो, प्रकाश एक वर्णीय होना चाहिए, मतलब भाई तरंग दैर्घ्य, जब प्रकाश एक वर्णीय होगा तो तरंग दैर्घ्य निश्चित रहेगी। तरंग दैर्घ्य क्या रहेगी? निश्चित रहेगी। अब जब वाइट प्रकाश हुआ तो उसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होंगी? अलग अलग। और जब तरंग दैर्घ्य अलग अलग हो गई तो आवृत्ति भी अलग अलग होंगी। समझ में आई बात? ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रकाश एक वर्णीय होना चाहिए। प्रकाश एक वर्णीय हुआ, एक ही रंग का हुआ, तो एक रंग के लिए तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है? फिक्स होती है, निश्चित होती है। और जब तरंग दैर्घ्य फिक्स होगी तो क्या होगा? तो आवृत्ति फिक्स होगी। आवृत्ति फिक्स होगी तो समान आवृत्ति होगी, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य समान होंगी तो आवृत्ति भी क्या होंगी? समान होंगी। इसलिए प्रकाश कैसे? प्रकाश हो समझिए, प्रकाश एक वर्णीय होना चाहिए। क्या समझिए? प्रकाश एक वर्णीय होना, तरंग एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 तरंगें एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए। फटाफट नहीं होता है, जल्दी फोटो को और भी पॉइंट है, जल्दी करो। जल्दी करो फटाफट। अलग एक दिशा में संचित होनी चाहिए। हाँ, तरंगों के मध्य, छठा पॉइंट, तरंगों के मध्य पथों में अंतर, पथों में अंतर, तरंगों के मध्य पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तरंगों के मध्य अगर पथांतर अधिक हुआ तो आपको पता नहीं चले कहाँ संपोषी हुआ, कहाँ विनाशी हुआ है। समझ में आई बात? ठीक है। तो बहुत ही खराब पैटर्न प्राप्त होगा, सही बात। जो पैटर्न प्राप्त हो रहा है ना व्यतिकरण का, वो खराब प्राप्त होगा, दिखाई नहीं देगा आपको, धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए तरंगों के मध्य पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट को लिख लो, यदि प्रकाश ध्रुवित है, यदि प्रकाश ध्रुवित है, यदि प्रकाश ध्रुवित है, यदि, ये आप अगली आगे समझेंगे, यदि, इसको तो आप याद कर लो, यदि प्रकाश ध्रुवित है, क्योंकि ध्रुवण नहीं पढ़ा है ना, ध्रुवित है
यदि प्रकाश ध्रुवित है तो इनके ध्रुवण तल एक ही तल में होनी चाहिए। तो इसको तो बाद में इनके ध्रुवण तल, अब पता ही नहीं ध्रुवण तल क्या होता है, जैसे क्या फायदा। ध्रुवण तल एक ही तल में होने चाहिए। तो ये आपकी व्यतिकरण, स्पष्ट व्यतिकरण प्राप्त करने की क्या हुई, शर्त नहीं। फटाफट बताओ। हाँ, आगे बात करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अपना अगला टॉपिक क्या है, यहां तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। अगला आपका टॉपिक है व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता एवं आयाम ज्ञात करें, या व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण करेंगे हम। ठीक है, तो ऐड डाल देता हूं, ऐसे लिखता हूं, व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता ज्ञात कर। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। व्यतिकरण में परिणामी तरंग की का आयाम ज्ञात करेंगे और तीव्रता हम ज्ञात करेंगे, या ऐसे कह सकते हैं, ऐसे डालेंगे, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। ठीक है, दोनों प्रकार से हम कह सकते हैं, हम व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण कर रहे हैं, या फिर व्यतिकरण में जब व्यतिकरण होगा तो उनसे क्या बनेगी, व्यतिकरण से परिणामी तरंग प्राप्त होती है, उसकी तीव्रता ज्ञात करेंगे और उसका क्या ज्ञात करेंगे, आयाम हम ज्ञात करेंगे। समझ में आइएगा? ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं आसानी से। तो देखो, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक तरंग, मिनिमम कितनी चाहिए, दो तरंग चाहिए। समझ लेंगे बात। व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए मिनिमम दो तरंगें चाहिए, दो से अधिक नहीं हो सकती, जिनकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और आयाम भी क्या होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए। एक ही दिशा में ट्रेवल करनी चाहिए, एक दिशा में चलनी चाहिए, तभी तो होगा। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ हम दो तरंगें ले रहे हैं, आपको थोड़ा बना देता हूँ। एक तरंग हमारी ये है, ठीक है, एक तरंग ये है, इसकी कोणीय आवृत्ति है ओमेगा। कितनी मानी मैंने, कोणीय आवृत्ति ओमेगा। आयाम विस्थापन है इसका, आयाम है इसका a1। कितना मान लिया मैंने, इसका बेटा आयाम मान लिया मैंने, आयाम मान लेता हूँ a1। कितना मान लिया, a1। कितना होगा आपको, आयाम मान लेता हूँ a1। ठीक है, और ये इस दिशा में क्या हो रही है, संचित हो रही है। ठीक है, और इसका विस्थापन मान लेता हूँ y, विस्थापन में मान लिया इसका y, कोई दिक्कत है। एक दूसरी तरंग है, ये भी इसी दिशा में संचित हो रही है। ठीक है, इसकी भी कोणीय आवृत्ति ओमेगा है और आयाम है a2। कितना है, a2, और विस्थापन है y। ठीक है, ये जब कहीं जाएंगी तो कहीं मिलेंगी, समझ में, कहीं ना कहीं मिलेंगी, और जब मिलेंगी तो एक तरंग बनाएंगी, एक तरंग बनेगी, परिणाम तरंग बनेगी। तो ये जब मिलेंगी तो व्यतिकरण कहता है कि दोनों के आयाम लगभग समान, जीरो a1 में लगभग समान कर दिया, a2 लगभग दोनों क्या है, बहुत कम अंतर है,
दोनों तरंगों के आयाम क्या है, समान है, ठीक है, और दोनों तरंगें एक ही दिशा में क्या हो रही हैं, संचरित हो रही हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि दो तरंगें हैं जिनके आयाम एक का A1 है, दूसरी का कितना आयाम है, A2 है। दोनों की कोणीय आवृत्ति ओमेगा है और व्यतिकरण के लिए कोणीय आवृत्ति समान होनी चाहिए, तो इसकी भी ओमेगा, इसकी भी ओमेगा, और आयाम भी लगभग समान होना चाहिए। A1 लगभग बराबर होना चाहिए A2 के। दोनों को विस्थापन, इसका Y1 है, इसका विस्थापन कितना है, Y2 है, ठीक है। अब दोनों के अध्यारोपण से जब ये तरंगें आगे माध्यम में गई तो इनका कहीं क्या हुआ, अध्यारोपण हुआ, ठीक है। जब इनका अध्यारोपण हुआ तो एक नई तरंग का निर्माण हुआ, व्यतिकरण प्रतिरूप होगा। अध्यारोपण होगा तो व्यतिकरण होगा, कहीं ना कहीं तीव्रता घटेगी बढ़ेगी। तो जो नई तरंग हुई तो नई तरंग का निर्माण हुआ, परिणामी तरंग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, परिणामी तरंग कहते हैं। तो जो नई तरंग का निर्माण हुआ उसका आयाम कितना प्राप्त होगा, उसकी आवृत्ति कितनी होगी, ये हम ज्ञात करें, ठीक है। और ये मान लिया कि जब ये ओमेगा है तो इसका कलाकोण कितना हुआ, टी समय पर ओमेगा टी कितना हुआ, ओमेगा टी। और ये जो तरंग है, ध्यान रखिए ओमेगा टी, बेटा ओमेगा टी, टी समय पर कलाकोण आप जानते हैं, तरंग समीकरण जानते हैं, ए बराबर वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, तो इसका कलाकोण हुआ ओमेगा टी। अब इसका ओमेगा टी हुआ, मान लिया दूसरी तरफ फाई कलाकोण आगे चले, कितना कलाकोण, फाई कलाकोण आगे चल रही है। दूसरी तरंग पहली तरंग से फाई कलाकोण क्या चल रही है, आगे चल रही है, तो ये भी मान लेते हैं। तो इसका कलाकोण आ जाएगा आगे चल रही है तो ओमेगा टी प्लस में, कोई समस्या है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको, तो फटाफट आप लिखेंगे, इसे जल्दी लिखेंगे फटाफट। माना दो तरंगें इसी माध्यम में संचित हो रही हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो आगे बनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना, पहले आपको लिखना है। माना दो तरंगें किसी माध्यम में संचित हो रही हैं, माना दो तरंगें किसी माध्यम में संचित हो रही हैं जिनकी कोणीय आवृत्ति एक समान ओमेगा है, जिनकी कोणीय आवृत्ति एक समान ओमेगा है, जिनकी कोणीय आवृत्ति एक समान ओमेगा है, तथा आयाम क्रम से A1, A2 है, तथा आयाम क्रम से A1, A2 है, तथा आयाम क्रम से A1, A2 है। और तरंगों के विस्थापन क्रम से Y1, Y2 है, तरंगों के विस्थापन क्रम से Y1, Y2 है, Y2 है, ठीक है। एवं दूसरी तरंग पहली तरंग से फाई कलाकोण आगे चल रही है, पहली तरंग से फाई कलाकोण आगे चल रही है, फाई कलाकोण आगे चल रही है, पैराग्राफ चेंज, अगली लाइन में लिखना। अतः तरंगों के तरंग समीकरण निम्न होंगे, तरंगों के तरंग समीकरण निम्न होंगे। तरंगों के तरंग समीकरण निम्न होंगे। बेटाओ ध्यान दो, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ 11वीं क्लास में। तरंग समीकरण होता है y बराबर में a sin ओमेगा
ठीक है। तो पहली तरंग के लिए मैं लिखता हूँ y1 बराबर में a1 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। दूसरी तरंग के लिए y2 बराबर में a2, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, और इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब दोनों तरंगों का क्या होगा, अध्यारोपण होगा। तो दोनों तरंगों का अध्यारोपण होगा तो एक परिणामी तरंग प्राप्त होगी। तो अब लगा देंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, उतारना मत बिल्कुल भी, अध्यारोपण के सिद्धांत से पहले समझो। अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि परिणामी तरंग का आयाम अलग अलग तरंगों के आयाम के योग के बराबर होता है। तो यहाँ y बराबर में y1 प्लस में y2 मान रखें, तो मान रखा y बराबर में परिणामी तरंग का आयाम y मान लिया a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ प्लस में a2 साइन ओमेगा टी प्लस में, यहाँ साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो y बराबर में a1 साइन ओमेगा टी, यहाँ a2 को बाहर ले लिया, a2 को बाहर ले लिया, ठीक है, a2 बाहर ले लिया और यहाँ लगाया फॉर्मूला साइन ओमेगा टी। अच्छा आप जानते हैं ना साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a cos b प्लस cos a साइन, देखो साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन a प्लस b जब साइन a प्लस b लिख देता हूँ मुझे, साइन ओमेगा टी cos फाई, ठीक है, प्लस में, ठीक है, cos ओमेगा टी और साइन फाई, ये आपके पास प्राप्त हो जाएगा। मैंने लगाया फॉर्मूला है साइन a प्लस b लगाया है, और a प्लस b आप जानते हैं क्या होता है, साइन a cos b प्लस में cos a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। समझ में बात, ठीक है। फटाफट इसको उतारो जल्दी से, ये बना लो साइड, जल्दी फटाफट इसको उतारो। हाँ आगे देखते, आगे देख लेते हैं। देखो बेटा a2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो देखो y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ प्लस में a2 का यहाँ किया, देखो a2 साइन ओमेगा टी cos आई प्लस में a2, ठीक है, a2 यहाँ आ जाएगा cos ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है, यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन करनी है। y बराबर में यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया है, ठीक है, यहाँ बचेगा आपके पास a1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा a1 प्लस में यहाँ कितना बचेगा a2 cos फाई, ये बचेगा, ठीक है। ये यहाँ से साइन ओमेगा टी बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया प्लस में, ठीक है। अब यहाँ भी आप देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको cos ओमेगा टी आगे लिख देते हैं, तो यहाँ a2 साइन फाई को ऐसे लिख देते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में, ठीक है, ऐसे लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में बात, मैंने कुछ नहीं किया है, केवल गुणा करके साइन ओमेगा टी क्या लिया है, कॉमन लिया है, क्या लिया है, साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन। अब यहाँ एक कंबाइंड तरंग बनाने के लिए, परिणामी तरंग बनाने के लिए, ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ r cos थीटा, इसको मान लेता हूँ r sin थीटा,
बेटा कॉस वाले को कॉस मानना है याद रखने के लिए, साइन वाले को साइन मानना है। ठीक है, जैसे 11th क्लास में किया था तो मैंने मान लिया माना है मैंने, ठीक है, माना a1 प्लस में a2 cos फाई, ये ना cos फाई पूरे को मैंने मान लिया r cos थीटा। क्या मान लिया? r cos थीटा। क्या मान लिया मैंने इसको? r cos थीटा। चलता चौक पर लिखा है r cos थीटा। इसको मान लिया a2 sin फाई को, a2 sin फाई को मैंने मान लिया है, sin फाई को मान लिया मैंने r sin थीटा। इसको समीकरण नंबर दे दिया 3, इसको समीकरण नंबर दे दिया 4। ठीक है, इन सब के मान काट दिए, यहाँ रखें, देखो यहाँ रखें तो यहाँ रखें तो क्या आ जाएगा? y बराबर में sin ओमेगा t, यहाँ रखे तो sin ओमेगा t, यहाँ रखा मैंने r cos थीटा, r cos थीटा, यहाँ प्लस है प्लस, ठीक है, यहाँ देखो cos ओमेगा t, यहाँ रखा तो मैंने r sin थीटा, तो r sin थीटा। ठीक है, यहाँ मैंने यहाँ तक फटाफट उतार, यहाँ तक कुछ नहीं मान रखे, मैंने इसको मान लिया r cos थीटा, इसको मान लिया r sin थीटा, मान रख दिए फटाफट। हाँ आगे चलो, जब मान रखे देखो बेटा ये आ जाएगा आपके पास, r को मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में r आ रहा है, r को कॉमन ले लिया तो मेरा y बराबर r कॉमन ले लिया, यहाँ क्वेश्चन बचेगा sin ओमेगा t, ठीक है, cos थीटा प्लस में cos ओमेगा t sin थीटा, ये बचेगा। ठीक है, अब ये बचा तो ये सूत्र बन रहा है, किसका सूत्र बन रहा है? ये सूत्र बन रहा है sin a cos b को प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin, sin a प्लस b किसका बन रहा है? sin a प्लस b का, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर में r, ठीक है, sin, ठीक है, यहाँ ओमेगा t प्लस में थीटा, ये आपको आ जाएगा परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। ठीक है, तो समीकरण नंबर यहाँ डाल देंगे 5, कितना डाल देंगे इसको? समीकरण नंबर 5, ये आपका समीकरण नंबर हो गया 5। ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो गया? ठीक है, इस प्रकार हमने सबसे पहले परिणामी तरंग का समीकरण प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया है? परिणामी तरंग का समीकरण प्राप्त किया, जहां r परिणामी तरंग का आयाम तथा थीटा क्या है? कला कोण है। थीटा क्या है? कला कोण है, इसमें परिणामी कला कोण है। तो नीचे लिखो समीकरण 5, समीकरण 5 परिणामी तरंग का समीकरण है। समीकरण नीचे लिखो, ये नीचे इसके लिखो, उतार ले जब लिखेंगे इसके नीचे, जब उतार ले जब लिखेंगे इसके पीछे, समीकरण 5 परिणामी तरंग का समीकरण है। समीकरण 5 परिणामी तरंग का समीकरण है, जहां कैपिटल R परिणामी तरंग का आयाम क्या है? परिणामी तरंग का आयाम तथा जहां कैपिटल R परिणामी तरंग का आयाम तथा थीटा परिणामी तरंग का थीटा परिणामी तरंग का परिणामी तरंग का कला कोण है। क्या है? कला कोण है। तो मैं यहाँ तक आपको निकाल के जा रहा हूँ, अगली क्लास जब लगेगी यहाँ से आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जो तरंगें ली उनका अध्यारोपण कराया, और जब अध्यारोपण हुआ तो एक नई तरंग बनी, और वो नई तरंग ये है, ये इसका क्या है? विस्थापन समीकरण है, जहाँ नई तरंग परिणामी तरंग का आयाम r है और परिणामी कला कोण क्या है? थीटा है। ठीक है, तो आगे अगली क्लास में एक बार फिर मुलाकात होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है।